जितने भी नगर सेवक थे, एक ऐसा नगर आपको याद है जिसने भ्रष्टाचारी नहीं की हो? सुनिए, आपके नजर में मैं भ्रष्टाचारी किसी को नहीं, एक ऐसा नगर सेवक है आपके नजर में आता है मैं एक जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया? बता दो। मैं एक ही बात कह रहा हूं ना आपसे। अब मैंने सवाल ये भी कहा कि ना, ईडी को जांच हमारे नेताओं की करनी चाहिए, ताकि आज इतनी संपत्ति उसके पास कहां से आ गई। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. शहर के एक ज्वलंत मुद्दे के ऊपर आए हैं आज दिनेश राय जी के साथ में बात करने। दिनेश राय जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक मुख्य पदाधिकारी है। दिनेश जी, ये जो उल्लासनगर का जो अभी ये जो 2006 के जीआर को करेक्शन करके जो दिया गया, उससे क्या फ़ायदे शहर के अंदर? एक दूसरा, मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ऐसे कैलकुलेशन किया गया था कि 80% उल्लासनगर की बिल्डिंगें इलीगल तरीके से बनी हुई है। तो शहर वासियों का इसमें क्या दोष? क्योंकि जब से उल्लासनगर शहर का जन्म हुआ तब से अभी तक 80% इलीगल कंस्ट्रक्शन सभी बिल्डिंगें हुई है। यानी सभी पार्टियों को इस हमारी शहर के लोगों ने समय दिया, यानी सत्ता दी। सभी पार्टियां लाइन बाय लाइन एक एक करके सभी लोगों ने सत्ता पे बैठे, कॉर्पोरेशन की सत्ता में बैठे, महापौर बने, उप महापौर बने, स्थायी समिति के अध्यक्ष बने, सब कुछ बने। यानी कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है, खुली तौर पे दिख रहा है कि ये सभी नेता लोग आपस में वो क्या बोलते, मिली जुली सरकार, जोड़ तोड़ की सरकार, ऐसे करके शहर वासियों के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन का बोझ रख दिया। क्योंकि उन जो भू माफिया जो लोगों पे कोई भी पार्टी के पदाधिकारी लोग, कोई भी पार्टी सत्ता में रहे, वो लोग लगाम नहीं लगा पाए, जिसके कारण है इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धोखादायक इलीगल कंस्ट्रक्शंस। क्या कहेंगे इस विषय में? नमस्कार। पहले कहूँगा मैं इस आपके सवाल पर सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये आपने जो कहा ना कि भाई सभी की सरकार आते रही है, कभी हमारी भी रही है, कभी अपोजिशन की भी रही है, ये लेकिन सबकी आती रही, ये बात सच है कि सबके आते रहे, लेकिन अवैध निर्माण उनके कार्यकाल में भी, सबके कार्यकाल में लगातार होते ही रहे। ये अवैध निर्माण जो हुआ, जितना भी हुआ, वो समय की मांग थी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं किया था। समय ने बोला कि इलीगल कंस्ट्रक्शन करो। समय कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि समय की मांग, मतलब समय ने कहा कि भूमाफिया आओ और हमें लूट लो। नहीं, भूमाफिया का अलग विषय है। समय के समय के अनुसार भूमाफिया एक अलग विषय है। भूमाफिया पर अभी मैं बाद में थोड़ी देर में उसका भी उल्लेख करूंगा। जो समय की मांग थी, मतलब लोगों की जो जरूरत थी, उस वजह से कोई भी अवैध निर्माण तैयार हुआ है। लोगों की जरूरत, हमारे जब 8 अगस्त 1949 को जब हमारा उल्लासनगर शहर बना तो ये कुछ और था, एक आर्मी कैंप था। ये लोग विस्थापित होकर यहां पर बसाए गए, लेकिन उनकी जरूरत जब उनके धीरे धीरे उनका परिवार जब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा तो लोगों को जगह तो थी नहीं, जमीन में तो कोई जा नहीं सकता था, वो आसमान पे ही तरफ बड़ा हो, उसी को कह दिया गया आज अवैध निर्माण। जब हमारा यहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो अवैध कहां से हुआ? पहले ही अवैध है। क्या नेताओं का फर्ज नहीं बनता है, जिनके ऊपर जनता विश्वास करके, वोट करके, चुनवा के उनको महानगरपालिका के दरवाजे तक पहुंचाती है कि अंदर जाके हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे, क्या उन नेताओं का फर्ज नहीं बनता है कि इस तरीके के जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है उस पर रोक लगाएं? हालांकि ऐसा देखा गया है कि कुछ नेता लोग तो खुद बिल्डर है जो इन अवैध निर्माणों में लिप्त है।
देखिए, आप जो कह रहे हो ना, मैं अवैध नेताओं की तो विषय के लूंगा ही लूंगा, उनके तरफ लेके आने वाला ही हूं मैं। आपने जो आरोप लगाया कि आप नेताओं ने किसी प्रकार के अवैध निर्माण होने से लोगों को न कर सके, मैं सभी पार्टियों को बोल रहा हूं। हाँ, कुछ प्रस्ताव लाया कि नहीं, उसके लिए लीगल की तरफ बढ़े, पार्टी का नाम नहीं लेके मैंने सभी पार्टियों को बोल रहा हूं, सभी पार्टी के लिए कह रहा हूं। हाँ, लेकिन हमको यह बात का स्मरण होना चाहिए, यह बात का स्मरण रहना ही चाहिए कि जब 2005 में पप्पू कालानी 22 जनवरी 2006 को जब इसके लिए शहर को बचाने के लिए जो जीआर लाया गया, जो आज रेगुलराइजेशन में आया है, वो जीआर 2006 का ही था। फर्क आज का क्या हुआ, उस समय की जो ये रेट जो लगाए गए थे वो बहुत अधिक थे, भरने के काबिल नहीं थे। उसका ही सुधारित यह अध्यादेश आया हुआ है और कुछ नहीं है, 2006 का ही सब पप्पू कालानी द्वारा किया गया ही था ये। उस समय हमारे पप्पू कालानी जी आमदार थे और स्वर्गीय ज्योति कालानी जी हमारी शहर की महापौर थी। उनके कार्यकाल के दौरान ही ये लाया गया था अध्यादेश, जो आज फिर से, उस समय भी मैं कुछ समय पहले भी आपके इंटरव्यू में कहा था, वो पप्पू कालानी ही थे, वो कालानी परिवार ही था जिन्होंने शहर वासियों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने दिलाने के लिए कदम बढ़ाया था। वही कदम आज भी, वही कदम उन्हीं का किया धरा आज सार्थक होने के दृष्टिकोण में आया है। यानी इसका श्रेय आप लोग के पास जाना चाहिए, जाना ही चाहिए, स्वाभाविक है। बरोबर, बिल्कुल जाना ही चाहिए, स्वाभाविक है, जाना चाहिए, बिल्कुल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को श्रेय मिलना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सिर्फ मत कहिए, कालानी परिवार कहिए। पार्टी तो देखिए, हमारे आमदार उस समय आरपीआई से थे। पप्पू कालानी जी उस समय आमदार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ उसके इंडिया पहले थे। उसके पहले इंडिपेंडेंट थे। उसके बाद आरपीआई के बाद, आरपीआई के बाद भी, आरपीआई के बाद वो तो थे नहीं, वो उसके बाद हार गए थे। हमारी भाभी जो आज स्वर्गीय हैं वो कांग्रेस एनसीपी से थी। हाँ, महापौर जब भाभी जी थी वो एनसीपी से थी। 2006 के अंदर जब ये अध्यादेश आया, सुनिए, एक सेकंड, 2006 में जब अध्यादेश आया तभी उस टाइम पे शहर का आमदार कौन था? शहर के हमारा आमदार पप्पू कालानी जी। कौन सी पार्टी से थे? आरपीआई से थे। तो ये श्रेय उनको जाता है? बिल्कुल, यानी आरपीआई को, आमदार को जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पप्पू कालानी जी पहले कांग्रेस से थे। समझो, फर्ज करो, एक मिनट, आज कुमार इलानी जी भारतीय जनता पार्टी के आमदार है, वो कहते हैं कि ये पूरा श्रेय मेरे पार्टी को जाता है। तो आप कैसे बोलते हो कि ये श्रेय खाली पप्पू कालानी जी जाता है? चलो, कुमार इलानी जी बोलते हैं कि श्रेय खाली कुमार इलानी जाता है, बीजेपी को तो नहीं जा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं क्या? शब्दों को तो पूरा करने दीजिए, ऐसा नहीं होता ना, शब्दों को पूरा करने दीजिए। पप्पू कालानी जी अपने रिपब्लिकन पार्टी आरपीआई से थे आमदार, लेकिन हमारी महापौर जो थी वो एनसीपी से बिलोंग करती थी, एनसीपी की तरफ से थी। और उस समय एनसीपी की गवर्नमेंट थी जो ये मुद्दा हल हो पाया। आपका मतलब एनसीपी की गवर्नमेंट थी उस समय। और अभी तो ये तो जीआर में जो चेंजेस करके भेजा 2006 के ना, वो भी बहुत जल्दी हो गया। कहां हो गया? अच्छा डिसीजन ले लिया, लीगलाइज कर दिया लोगों ने। अच्छा, ये डिसीजन कब लिया गया है? जब सरकार, आघाड़ी सरकार के दौरान ये लिया गया है। नहीं, 2021 में लिया गया है साहब। नहीं, ऐसा है, पहले तो खाली लीपापोती चालू थी। सरकार बदलने के बाद, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ सरकार आने के बाद, शिंदे सरकार के बाद, इस विषय में कुमार इलानी जी ने मेरे को उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उन्होंने स्पष्ट मुझे पेपर्स दिखाए। मैंने कम से कम काफ़ी, मैंने 10 से 12 फाइल्स मैंने देखी, जो उन्होंने धोखाधड़ी बिल्डिंगों के विषय में, इस जीआर के विषय में उन्होंने कड़ी मेहनत की। ये इसमें 2 बार क्यों मैं पेपर दे चुका, मैं स्वीकार करता हूं ना, उन्होंने मेहनत की है, मैं कह रहा हूं नहीं तो है। आप अपने को श्रेय क्यों ले रहे? श्रेय को उनको मिलना चाहिए। मैं क्या कहता हूं, मैं आपसे आखिरी जामा, मैं आपको आखिरी जामा पहनने में कुमार इलानी जी का बड़ा हाथ था। मैं आपको सिर्फ उनका, माननीय हमारे शिंदे जी का, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उस समय यहाँ के गार्जियन मिनिस्टर थे। बिल्कुल, गार्जियन मिनिस्टर थे, तो जो उन्हीं का हाउस में दिया हुआ बयान मैं दे सकता हूं कि भाई 21 तक जो एक कमेटी तैयार की गई थी और जो कमेटी ने जो डिसीजन लिया था, उसके बाद ये चेंजेस लागू किए गए हैं।
ये ना आपका कहने मतलब है शिरे आपके ही वजह से है, भारतीय जनता पार्टी को शिरे नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मैं उनको भी कहता हूं, अरे भाई इस शहर के हित के लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कोई मैं सिर्फ अपने पर्टिकुलर अपने आप को नहीं रहा। पप्पू कलानी ये मतलब हम पार्टी में नहीं है तो इसका मतलब आपको भी नहीं जोड़ूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। राजनीति अकेले के दम पर नहीं चलती है, लोगों को साथ लेकर ही राजनीति से खेला खेला जाता है, आप तो कहते की जाती है, आप तो कहते विकास हम ही किया हैं। जा सकता है। विकास करने का तात्पर्य क्या है, विकास करने का उद्देश्य क्या है, किसका विकास करेंगे? अरे अब तो यहां ऐसा विकास हो रहा है कि मैं बताऊं, आज हमारे व्यापारियों पर ईडी की रेट 80% इलीगल कंस्ट्रक्शन शहर के अंदर हुई, उसके अंदर विकास हुआ खाली राजनेताओं का। मैं वही कह रहा हूं, सुनिए कहां गई पब्लिक? पब्लिक को तो किसी ने सुना ही नहीं। एक में सुनिए, मैं अब क्या मैं यहाँ पे सिर्फ मेरी भी सुनिए कि आज हमारे शहर को देखा जाए ना तो ईडी की जो रेट पड़ रही है ना, नेताओं पर पड़नी चाहिए, इन नेताओं पर पड़नी चाहिए। बहुत नेताओं पे पड़ी है। कहां, किस नेता पड़ी बताइए मुझे, उल्लासनगर बताइए मुझे। उल्लासनगर में किसी नेता का किसी नहीं ना, नहीं। जबकि हमारे शहर में नेताओं पर ईडी की रेट पड़नी चाहिए। आप मांग रहे हो। व्यापारी बेचारे उन पर रेट पड़ती है, जबकि सुबह से लेकर रात तक 12 बजे तक दुकान खोलने की कोशिश करते हैं, बेचारे लड़ाई मार भी खा जाते हैं, उसी चक्कर में पुलिस का डंडा भी उन्हें बरस जाता है। फिर भी लोगों के हित के लिए 2 पैसा कमाने के लिए और इतने मेहनत करते हैं। लेकिन हमारे नेता क्या कर रहे हैं? भूखंड, जितने शहर के भूखंड थे ना, जो सरकारी भूखंड थे ना, उन पर कब्जा करके बैठ गए हैं। मैं आपको एक ही चीज की याद दिलाना चाहूंगा, आपके ही चैनल ने एक मुद्दे को उठाया था और उसके लोग अच्छा फॉलोअप किए। यस स्कूल 5 नंबर नेताजी वाला, जिसके गार्डन पर किसी ने सनद निकाला था, हमारे यहां भी यस स्कूल है। मुझे भी संदेह है इस बात पर, इस एसएस स्कूल का भी। कौन सा एसएस? 5 नंबर वाला या ये खेमानी वाला एसएस स्कूल, ये भी इसकी भी सनद निकाली जा रही होगी और इसको भी हड़पने का प्रयास किया जा रहा होगा। ये मैं वादा करता हूं आपसे, आपके समक्ष चैनल पर। अगर ऐसा जिस दिन सुनाई पड़ गया तो यहां मेरे आसपास के पढ़ने वाले ही बच्चे ज्यादातर ऐसे स्कूल में हैं, इतना बड़ा अभिभावकों को लेकर आंदोलन करूंगा कि इनकी रूह कांप जाएगी। ये सोच लीजिएगा, यह लोग भूल जाएं कि यस स्कूल पे अगर उनकी नजर गड़ी होगी ना ये इस भूखंड को हड़पने की, तो यह भूल जाएं, यह बंदा जब तक सांस है ये काम सफल नहीं होने देगा। पानी की पाइपलाइन 300 करोड़ का प्रोजेक्ट, ठीक, उसको रिपेयर करने का अभी टेंडर आया है 25 करोड़। लोगों की, जनता का पैसा पानी में बहाया जा रहा है। क्या लग रहा है ये टेंडर के पीछे? एक्चुअली दिनेश जी एक बात पे आए, चलो मैं अपना सवाल वापस दोहराता हूं। एक टेंडर, आप खुद ठेकेदार रहे हो, ठीक है, एक मतलब क्या बोलते हैं, एक फंड अगर 1 करोड़ रुपए हम पकड़ते हैं, एक आकलन बताते, छोटा एक हिसाब करते हैं, 1 करोड़ का फंड अगर किसी वार्ड में जाता है तो एक्चुअल उस वार्ड के अंदर खर्चा होता कितना है? भ्रष्टाचार के साथ बताइएगा। अरे ये तो बहुत भ्रष्टाचार के साथ में हिसाब किताब बताइएगा। हमने बड़ा गजब सवाल कर दिए। इसको कहीं अगर सत्यता पर अगर उजागर कर दूंगा ना, तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। नहीं कीजिए ना। एग्जाम्पल से मैं आ रहा हूं। हाँ, एग्जाम्पल से मैं आ रहा हूं। अब आए आप हमारे 10 करोड़ का टेंडर शहर की पानी व्यवस्था लीकेज बंद करने के लिए पास किया गया, बराबर। उसका विरोध शहरवासियों के साथ साथ हमारे आमदार जी ने भी किया। 23/5/2022 को तीनों हमारे शहर के आमदार लोग इतने जागरूक हो गए कि फटाफट अपना विरोध दर्ज करवा दिए, लिखित दर्ज करवा दिए। अब हमारे आमदार जी कहते हैं अब जब 25 करोड़ में वो ठेका चला गया है, कहते हैं दिया गया है, दिया जा रहा है, दिया गया है या दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो भी मतलब मैं उनका कहने का तात्पर्य यह था कि मैं उसका विरोध तब करूंगा जब कुछ गलत नजर आएगा। मतलब 10 करोड़ का विरोध आप किए, उसके बाद इसका मतलब ये कौन सा चमत्कार हुआ कि 10 करोड़ को विरोध करते रहे? समर्थन में जब देखा जाएगा, जब होगा, ऐसा कौन सा वो आदमी जादूगर छड़ी लेके आने वाला है कि शहर को घुमा देगा, सब पूरी लीकेज बंद हो जाएगी। दूसरा एक मैं सुनिए,
दूसरा, यह जो ठेका है, यह ठेका, यह मत सोचिए कि हमारे शहर के कम से कम 100 जो छोटे मोटे जो कॉन्ट्रैक्टर थे ना, उनकी रोजी रोटी चली जाएगी, और उनके पास जो काम करने वाले थे 2-4 लोग ना, उनकी भी रोजी रोटी चली जाएगी, क्योंकि अब एक व्यक्ति रूल करेगा, जैसा चाहेगा वैसा रूल करेगा। और जो सवाल था आपका कि भाई ठेकेदार का काम कितने का होता है, या जाके 1 करोड़ अगर आप मान लो आप नगर सेवक हो, अरे मैं आ तो गया, आपको 1 करोड़ रुपया दिया, मैं उसी मोड़ पर आ गया ना मैं। तो देखिए, इतनी कमीशन खोरी है हमारे शहर में, इतनी कमीशन खोरी है कि 1 करोड़ का 50% भी नहीं काम होता है। ये नहीं, 1 करोड़ का 50 लाख भी काम नहीं होता, उससे काफी कम मुश्किल है का काम होता है। यानी मतलब 1 करोड़ का अगर आप हिसाब करेंगे तो 30-40 लाख रुपए भी काम मुश्किल से होता है। देखिए, मैं यह स्पष्ट रूप से नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं किसी की दुश्मन नहीं बनना चाहता, लेकिन लोगों को, पब्लिक को जागरूक करना चाहता हूं मैं। अच्छा, पब्लिक को जागरूक इसलिए करना चाहता हूं मैं, जनता के है, जनता के पैसे हैं, तुम्हारे पैसे का हिसाब लेना तुम्हारा हक है, तुम पैसे का हिसाब लो। हमें सिर्फ अभी एक ही बात करना होगा, जो सोए हैं उनको जगाना होगा, जो जागे हैं उन्हें समझाना होगा, जो समझे हैं उन्हें तैयार करना होगा, और तैयार करके मैदान में उतरना होगा, ताकि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग लड़ सकें। यह शहर जो है ना, फिर आने वाला समय भी, अभी जब जीआर जब आ जाएगा, फिर वही महानगर पालिका का मतलब अधिक फंड आने लगेंगे। भ्रष्टाचार, हाँ, अधिक फंड आने लगेंगे। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है भाई? नगर सेवक। अभी कैसे, अभी से नगर सेवक है ही नहीं, तो कैसे मैं आरोप लगाऊं? जाओ 8 महीने पीछे जाओ। अरे 8 महीने पहले तो 10 करोड़ का फंड, 10 करोड़ का पास हुआ था, उसको 25 करोड़ कर दिया गया। अभी नगर सेवक कोई नहीं है भाई, मैं कैसे आरोप लगाऊंगा? चलो पीछे चलते, नगर सेवक तो कोई नहीं है। जब 10 करोड़ का जब पास हुआ था, जब नगर सेवक थे, तब उसके ऊपर लोगों ने ऑब्जेक्शन ले लिया, जब नगर सेवक थे। और ये भी सुना जा रहा है कि भैया 100 करोड़ तक पहुंचने वाला है। ये पीछे चलते हैं कि जब नगर पालिका में सभी नगर सेवक एक्टिव थे, मतलब अपने पोस्ट पे थे, यानी 4 अप्रैल 2022 के पहले चलते हैं। 4 अप्रैल 2022 को ये कमेटी पूरी, मतलब उनका कार्यकाल खत्म हुआ। जितने भी नगर सेवक थे, एक ऐसा नगर आपको याद है जिसने भ्रष्टाचारी नहीं की हो? सुनिए, आपके नजर में मैं भ्रष्टाचारी किसी को नहीं, एक ऐसा नगर सेवक है आपके नजर में आता है मैं एक जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया? बता दो। मैं एक ही बात कह रहा हूं ना आपसे। अब मैंने सवाल ये भी कहा कि ना, ईडी को जांच हमारे नेताओं की करनी चाहिए, ताकि आज इतनी संपत्ति उसके पास कहां से आ गई। जब चुनाव लड़ा था तो उसने कितना भरा था अमाउंट अपने इनकम में, आज उसकी संपत्ति कहां तक पहुंची है, उसके परिवार वालों की संपत्ति यहां तक कहां तक पहुंची है? ज्यादा नगर सेवक अच्छा, आप ही के पार्टी के रहे हैं, चाहे वो आपका टीओके रहे, चाहे वो आज की तारीख में एनसीपी रहे। सबसे ज्यादा नगर सेवक की जो क्वांटिटी वो आपके पक्ष की रही है, और आप ही ईडी की मांग कर रहे हो। आपने कहा कि बैक में चलिए, हाँ, मैं बैक में ही आ रहा हूं ना। आपने मांगी ईडी की जांच होनी चाहिए नेताओं के ऊपर, तो बैक में मैं चला। तो सबसे ज्यादा नगर सेवक तो आप ही पार्टी के रहे हैं हर टाइम। हाँ, तो हर टाइम में कहा, एक ही टाइम में जब भाभी जी महापौर हुई थी ना, उस समय हमारी मेजॉरिटी थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। उसके बाद से हम बिल्कुल नहीं आ पाए हैं। हम तो कहते हैं ना, जब भाभी जी महापौर हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थी, तब उसने उन्हें शहर के हित के लिए इतना बड़ा फैसला करके दिखाया, जो आज शहरवासियों के जिंदगी का आसिया बन गया, जिंदगी के लिए संजीवनी बन गई है। चलो भ्रष्टाचार वही तो। अच्छा, आज जो कैसे रोकोगे भ्रष्टाचार? देखिए, अब सबसे बड़ा रुकावट का सबसे बड़ा ये लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। कैसे? लोग अपनी आंखें खोले, खुली हुई है कि ये फला जो नगर सेवक था हमारा, जो या हमारा जो नेता था, उसकी स्थिति क्या थी पास्ट में और आज क्या है। एक सेकंड, सभी शहरवासियों को हमारा एक निवेदन है कि दिनेश जी का कहना है कि भी जनता की आंखें खुलनी चाहिए। जो भी नगर सेवक इस बार आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए, तो आंख खोल के उनको, और कान खोल के और दिमाग पे रख के उनको सोचिएगा
कि हमें किस प्रकार का ये लोग उल्लू बनाने आए हैं। तो इस बार चुनाव के अंदर वोट करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर ले कि ये नगर से वो है जो मेरे फ्यूचर को आगे लेके जा पाएगा, मेरे साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा। जो धोखेबाज लगे आपको नगर सेवक अगर हो सकते हैं तो कृपया को वोट ना कीजिएगा अपनी सुरक्षा के लिए। बोले आगे दिनेश जी। दूसरा मैं एक आना चाहूंगा, हमारे नगर सेवक बार बार आप कहते रहे, मैं उस पर फिर लौट के आ रहा हूं। क्वांटिटी आपकी रही है सर, क्वांटिटी नहीं मैं रही। आपके इस बार आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं आपने गत महानगर पालिका में क्वांटिटी आपकी, गत महानगर पालिका में हमारी क्वांटिटी नहीं थी। 2017 में आपकी क्वांटिटी थी। हाँ 2017 में आपकी क्वांटिटी थी। कहाँ थी 2017 में, कहाँ थी भाई? 2017 के चुनाव में ज्यादा नगर से आपके रहे। नहीं जो आज के एनसीपी ज्यादा से ज्यादा नगर सेवक रहे होते तो सत्ता हमारी रही होती। कितने नगर सेवक थे आपके 2017 के चुनाव? उतना तो याद नहीं, गणित मुझे फिगर आगे याद नहीं है, आगे बढ़ते। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर सत्ता 2004 में थी हमारी सत्ता, खुला स्पष्ट कह रहा हूं। 2000 जो 2002 का महानगर पालिका का चुनाव हुआ था उसमें हम कौन से निशानी में थे? निशानी घड़ी 2004 ठीक है। 2004 घड़ी चली थी उस समय, और आने वाली महानगर पालिका में यही घड़ी फिर चलने वाली है, ये मत भूलिएगा। यही घड़ी पे मैं शुक्रिया पहले रुक गई थी क्या? शुक्रिया अदा करता पहले हूं। रुक गई थी क्या चलने वाली? मतलब देखिए आप डाइवर्ट मत कीजिए, डाइवर्ट मत, मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए आप। बोलिए आप। मैं आपसे जो कहना चाहता था कि मैं कहता हूं कि उन भ्रष्टाचारी नगर सेवकों की जांच होनी चाहिए जो पिछले समय में अपना चुनाव मतलब शपथ पत्र में क्या दाखिल किए थे, आज उनकी स्थिति कहां पहुंची है, इस बात की जांच होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट। व्यापारी बेचारा मेहनत करता है 12-12 घंटे 13-13 घंटे, उसके बाद उसके ऊपर आंच आती है, लेकिन जो हमारे नगर सेवक लोग हैं या हमारे जो नेता लोग हैं जो आज शहर को भ्रष्टाचार करके सरकारी जमीनों को लूट करके, मैं एक ही बात कहता हूं भाई, किसी के कुछ नहीं होना चाहिए। शहरवासियों आंख खोलो, इन ठेकेदारों को, जो ठेकेदार हैं, जो भू माफिया है, वो आज तुमको छोड़ के शहर से बाहर जाके घर अपना बसा लेंगे भाई। शहर में आपको रहना है, आप आंखें खोलो, जब जागोगे तभी सवेरा होगा। जब तक आप नहीं जागोगे ना, तब तक इसी तरह से अंधेर गर्दी में चलते चले जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं फिर से, आंखें खोलो, आंखें खोलो। हमारे चैनल का नाम भी वही है, हमारे चैनल का नाम भी वही है। फिर सुबह होगी, करेंगे। आपका चैनल ठीक है, देखिए क्या है हमारा उद्देश्य यही है, इस चैनल को शुरू करने का उद्देश्य यही है कि शहर में उजाला हो, जो अंधेरा छा गया है। एक दिन ऐसी एक सुबह लेके आएंगे शहर के अंदर, जब शहरवासी उठेंगे नींद से तो उनको लगेगा यस, सही माने दिल से निकलेगा गुड मॉर्निंग। इस भ्रष्टाचार की कड़ी को रोकने के लिए आप लोगों को जागृत होना पड़ेगा। शहरवासियों को इस बात का ध्यान देना होगा, क्योंकि ये शहर अब भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया था। उसे दूर करने के लिए आपके हाथ में ही उसकी शक्ति है, उसका इस्तेमाल करना है, तभी जाके कोई चीज सुधार लाया जा सकता है। भाई आज के देखें कि किस ठेके में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, पानी के ठेके में भ्रष्टाचार, कचरे के ठेके में भ्रष्टाचार, एक एक ठेके में भ्रष्टाचार। क्या चल रहा है शहर में, क्या भ्रष्टाचारियों का ये शहर बन गया है। कहां स्थिति पहुंचा दोगे आप लोग? अरे कितनी भूख तुम्हें है कि अभी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा। अरे भाई कहीं तो पेट भरो, कहीं तो रुको। हम मेहनत मजदूरी करके अपना टैक्स अदा करते हैं, इस बात की तो फिक्र करो। सही है। देखिए जब तक जनता की आंख नहीं खुलती ना, जब आंख खुलेगी ना तो कहीं के नहीं रहोगे मालिक। सही है, बहुत अच्छा लगा। आज हमारे दिनेश राय जी काफ़ी गुस्से में आ गए थे, और आना भी चाहिए। शहर का मुद्दा है, शहर के मुद्दे में जो सही मायने में जब अंदर से पीड़ा होती है इंसान के कि मेरे शहर का गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आदमी भावुक हो जाता है, और वो नहीं देखता कि कैमरा पे हूँ या क्या, वो दिल से वो बातें निकल आती है। आज दिनेश जी ने काफ़ी खुल के कहा, और अपना जो गुस्से में आ गए थे वो एक अच्छी बात है कि इतना शहर से इनको अपने लगाव है। तो ऐसे सभी शहरवासियों को अपने शहर के लिए प्यार रखना चाहिए दिल के अंदर, और जल्द ही हम इस जीआर के मुद्दे पे शहर के आमदार कुमार लानी जी से एक बैठक लेंगे, एक इंटरव्यू करेंगे उनका, उनसे पूछेंगे
अभी तो नागपुर में है वो, जैसे आएंगे, जैसे हमारा संपर्क होगा, जैसे उनको समय होगा, वो सबसे समय को नज़र में रखते हुए उनसे एक इस बारे में पूछेंगे कि आखिर इस जीआर का इस शहर वासियों को फ़ायदा क्या, तो सबसे अच्छे तरीके से आमदानी बता पाएंगे क्योंकि वो नागपुर में है। ठीक है, तो ज़रूर इस जीआर के विषय में खोल के पूरी एकदम पूरे खुलासे से बात करेंगे आमदार साहब से। देखते रहिए फिर से होगी न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। मैं शहरवासियों से एक ही अपील करना चाहूँगा कि देखिए, आंखें खोलिए। जैसे एक मुर्गा काटने वाला एक पूरी अपनी टोकरी में मुर्गा बंद करके रखता है, एक मुर्गे को जो हलाल करता है सब मुर्गे फड़फड़ाने लगते हैं, फिर वही दाना खाने में जुट जाते हैं। तो भैया वो मत बनिए, दाना खाने के पीछे मत पड़िए। ये देखिए कि हमें इन लोग शिकार करने वाले हैं, इसलिए जागृत जागो। जब तक नहीं जागोगे ना, तब तक ये लूटने वाले को निकाल नहीं पाओगे आप। इसलिए जागिए, आपका पास हथियार है, आप उस हथियार का इस्तेमाल आगामी इलेक्शन में कीजिएगा, जिससे कि आप लोग एक स्वच्छ लोगों को अपना प्रतिनिधित्व चुन सकें।